तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज के हमारे टॉपिक का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये जो टॉपिक है ये 10वीं यूनिट का टॉपिक है और आज से हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली यूनिट 10 क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि यूनिट 10 के अंतर्गत जो ये टॉपिक हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे आखिरकार ये फूड सेफ्टी क्या होती है, एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती हैं। ये जो अधिनियम है यानी कि जो एक्ट है, ये एक्ट बनता कैसे है, कानून जो है, लॉ जो है वो कैसे बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में बेसिक सारी जानकारी हम पहले यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उनके बाद हम इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें हैं उनको भी समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। ये जो कानून है, कानून यानी कि लॉ, जिसे हम इंग्लिश में एक्ट भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम। तो ये अधिनियम क्या होते हैं और ये अधिनियम क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, शॉर्ट में खत्म करते हैं। हमारे देश में लंबे समय तक राजशाही रही, यानी कि राजाओं का शासन रहा। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें शिवगामी देवी क्या कहती है? मेरा वचन ही है शासन। यानी कि किसी प्रकार के कोई नियम कानून अधिनियम वगैरह नहीं होते थे, राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। जो राजा ने बोल दिया बस वही अंतिम और सर्वमान्य है। समय समय पर कई राजाएं, कई हिंदू मुस्लिम ऐसे कई राजाएं रहे जिन्होंने देश पे शासन किया और अपना रूल जो है वो चलाया, अपने कानून चलाए, अपनी मर्जी चलाई, अपने माध्यम से जो उन्होंने ठीक समझा वो कार्य किए। लेकिन फिर आगे चल के हम देखें, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने भारत में कार्य करने की एक नई पद्धति का विकास किया। जो भी काम करना है, जो भी शासन संबंधी कार्य किए जाने हैं, उन सब को करने के लिए एक्ट बनाया जाना चाहिए, अधिनियम बनाए जाने चाहिए। उन अधिनियमों के माध्यम से ही सारे काम होने चाहिए। जैसे मान के चलो, जब वो एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो भारत में आई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो आने के बाद एक अधिनियम पारित किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन की सरकार ने। और उसके माध्यम से, एक अधिनियम के माध्यम से किसी भी कंपनी को किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए छूट दे दी। तो इसी छूट का फायदा उठाते हुए एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी भारत में आ जाती है और भारत में इन्हीं अधिनियम के माध्यम से वो काम करती है। उनके काम करने का ये तरीका होता है। अब इन अधिनियमों को कैसे बनाया जाता है? प्रत्येक देश अपने अपने अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ये जो हमारे यहाँ पे संसद में जो नाम है लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे हर संसद में हर किसी के यहाँ अपने अपने अलग अलग नाम होंगे। लेकिन उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से अपर हाउस, लोअर हाउस के जो भी अपने अपने नाम हैं, 2 सदन हुआ करते हैं अमूमन। ठीक है, तो वहां पर विधेयक यानी कि बिल जो है वो रखाया जाता है। विधेयक जो है, विधेयक यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं बिल। पहले तो वो प्रस्ताव के तौर पे वो रखा जाता है कि हम ऐसा फलाना फलाना एक कानून जो है वो बनाना चाहते हैं। ठीक, फिर उस विधेयक पर यानी कि बिल पर चर्चा होती है। ठीक है, उसके प्लस माइनस जांचे जाते हैं और उसमें जो लोअर हाउस है यानी कि अपने यहाँ पे वो जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में लोअर हाउस है हमारे यहाँ का जिसका नाम लोकसभा है, संसद में, उस पर बहस होगी, मतदान होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद ये जो बिल है वो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाएगा, या हो सकता है फेल भी हो जाए, अपन पास मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, लोअर हाउस के बाद अपर हाउस में जाएगा जिसका नाम हमने क्या रख रखा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में पहुंचेगा ये विधेयक, राज्यसभा भी उसको क्या कर दे? पास कर दे।
अब हम यहाँ पे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं घुसेंगे कि कितने प्रतिशत से, किस प्रकार से, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम कानून नहीं पढ़ रहे हैं। कानून कैसे बनाया गया है और ये कैसे बनाया गया है और इसके क्या प्रावधान है, हम इन सब चीज़ों पे मोटा मोटा एक जनरल आइडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी, जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही रखा जाए फिर वो पास होने के बाद राज्यसभा में जाए। अब कोई भी विधेयक जो भी एज अ बिल आप रखना चाह रहे हैं, जिस पे आप कानून बनाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं, अधिनियम बनाना चाहते हैं, आप पहले राज्यसभा में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब उसको राज्यसभा में रखा जाएगा, पास होने के बाद फिर वो लोकसभा में आएगा, फिर लोकसभा में रखेंगे अपन सबसे पहले, तो पास होने के बाद राज्यसभा, यानी कि पहले किसी में भी रखो, एक जगह पास होने के बाद वो दूसरी जगह जाता है, और दोनों सदन से जब वो पास हो जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस से वो पास हो जाता है, तो उसमें पास होने के बाद अब यही जो है, अभी एक्ट बना नहीं है, अभी वो बिल है, पास होने के बाद हमारे यहाँ पे व्यवस्था क्या है, देखो अंग्रेजों के यहाँ पे, इंग्लैंड में एक अलग व्यवस्था है, अपने यहाँ अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो दोनों सदन से पास होने के बाद वो जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय इस पे साइन करते हैं, सील वगैरह अपनी लगाते हैं, और जिस दिन उसको सील लगा देते हैं उसी दिन ये विधेयक जो है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि अब वो बन गया है अधिनियम। अब वो क्या बन गया है, अधिनियम बन गया है, यानी कि एक्ट बन गया है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। फिर राष्ट्रपति जी जिस दिन साइन करते हैं, साइन करने के बाद राजपत्र, यानी कि भारत का एक गजट होता है, गजट को हिंदी में राजपत्र कहते हैं, राजपत्र में इसको पारित किया जाता है, यानी कि इसको राजपत्र में क्या करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, ठीक है, उसको वहां पे छपवाते हैं, और उसमें एक डेट दी जाती है, राजपत्र में जो डेट दी जाती है उसी डेट से ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। तो कोई भी हमारे देश में कानून कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। और ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। क्यों ली है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे लगभग 90 वर्षों तक शासन करती रही। 90 वर्षों तक कैसे, कंपनी तो बहुत पहले आ गई थी, तो जब कंपनी आई थी तो कंपनी का शासन रहा। धीरे धीरे कंपनी ने हमारे देश के कई राजाओं के राज्य हड़प लिए, है ना, और धीरे धीरे 1857 की क्रांति तक पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। पूरे भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। उसके बाद ब्रिटेन में एक कानून पारित किया गया, और उस कानून के आधार पर इस भारत को औपचारिक रूप से क्या कर लिया गया, गुलाम बना लिया गया, और भारत का पूरा शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन अब चलने लगा। भारत में समय समय पर कई प्रकार के अधिनियम आने लगे, जिनके नाम थे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आपने देखा होगा 1909 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, 1919 और 1935। ऐसे कई कानून आते हैं जिनके तहत भारत में शासन होता है। तो भारत ने इस शासन पद्धति को स्वीकारा, समझा, और भारत में अब कोई भी काम होता है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट आया, यदि किसी महिला पे किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उस कानून के तहत क्या क्या सजा दी जानी है वो उस कानून में लिखा हुआ है। और ये भारत में कानून कैसे बनाए जाते हैं और ये कैसे बनाया गया है, सारे ऐसे ही बनाए गए हैं। पहले या तो जो कानून बनाया जाना है उसे बिल के रूप में, विधेयक के रूप में लोकसभा में या राज्यसभा में रखा जाता है। पक्ष विपक्ष उस पर चर्चा करती है, बहस करती है, फिर मतदान होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान यदि वो पहले सदन से पास होता है तो दूसरे सदन में जाता है, वहां से भी पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो बिल जो है, वो विधेयक जो है, वो आगे चल के क्या बन गया है, अब वो अधिनियम बन चुका है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। लागू कब होगा, लागू तब होगा जब राजपत्र में एक डेट निर्धारित होगी, उसी डेट से ये लागू माना जाएगा, उसी डेट से क्या माना जाएगा, लागू माना जाएगा। तो इस तरीके से ही आपका ये
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो बनाया गया। लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, फिर उसके बाद संपूर्ण देश में इसको किया गया लागू। कब से? 2006 से। डेट क्या है? तो डेट है भैया 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 को इसको संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति जी ने कब साइन किए थे? एक दिन पहले ही किए थे। कब किए थे भैया? तो 23 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिए थे? इस पे साइन कर दिए थे। भैया राष्ट्रपति कौन था उस समय? हमारे महामहिम परम पूज्य हमारे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में इस अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम पे साइन किस राष्ट्रपति महोदय ने किए हैं? कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 23 अगस्त 2006 को ये जो अधिनियम जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इस एक्ट पर 23 अगस्त को साइन किए थे और 24 तारीख को अगले ही डेट में राजपत्र में प्रकाशित कर इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस तरीके से ये कानून बना। अब जब ये कानून बन के तैयार हो गया है तो कानून के अंदर क्या होता है? कानून के अंदर सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सेक्शन, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं धाराएं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? धारा। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, धारा 302 के तहत, धारा 300 इसके तहत, धारा 420 के तहत, धारा फलाना ढिकाना, ये धाराएं लगाई जाती हैं। इन धाराओं के तहत उन पे क्या है? अपराध जो है वो दर्ज किए जाते हैं। फिर इनकी जांच की जाती है, कोर्ट में ट्रायल होता है, इधर का वकील उधर का वकील क्रॉस करता है सारी चीजें। कोई एक धारा के तहत अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो अपराधी माना जाता है। यदि अपराध सिद्ध नहीं होता तो उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि इज्जत के साथ बरी करना जरूरी है ना। नहीं तो हमारे समाज में कोर्ट पुलिस को कहीं ना कहीं सही नहीं मानते ना। एक व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया चौराहे पर, उसको थाने ले जाया गया और ये बात उसके गली में सारे जगह फैल गई कि भैया उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया। भाई कुछ तो किया होगा। अब कुछ भी नहीं किया, वो यह हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी जब्त कर ली, वो चालान नहीं भर रहे थे, इस चक्कर में उनकी गाड़ी ले गए और गाड़ी छुड़वाने के लिए वो पुलिस गए। पुलिस के थाने में जाकर उनने गाड़ी छुड़वाई, किसी ने देख लिया कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो बाइज्जत बरी करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने जजमेंट में देखा होगा, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी कि इज्जत के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से कानून बनते हैं, ट्रायल होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये कानून भी वैसे बना है। तो कानून के अंदर क्या, एक्ट के अंदर, अधिनियम के अंदर क्या डाली जाती हैं? सेक्शन, यानी कि धाराएं। हमारा जो संविधान है वो सभी कानूनों की क्या है? मां है, जड़ है। वहीं से उसी के आधार पे कहीं ना कहीं हम क्या बनाते हैं? अधिनियम, कानून बनाते हैं। क्योंकि अभी अपने क्या कहा कि वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर चर्चा होगी, बहस होगी, मतदान होगा, फिर पारित होने के बाद राष्ट्रपति भी जाएगा, राष्ट्रपति जी साइन करेंगे। तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनती है आपकी संसद। कभी कभी पेपर में पूछ लिए तो याद रखना, संसद किन किन चीजों से मिलकर बनती है? तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी संसद। अब संसद के अंदर क्या क्या प्रावधान है भैया, क्या क्या उनके अंदर चीजें बताई गई हैं, जोड़ी गई हैं, इन सब को भारत के संविधान के अंतर्गत लिपिबद्ध किया गया है, जानकारी सौंपी गई है, अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, सारी चीजें वहां पे लिखी गई है। और जब संविधान में लिखी गई है तो संविधान में जिनके माध्यम से लिखी है उनको हम कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल। संविधान में क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। कानून में क्या होते हैं? धाराएं होती हैं। कानून में क्या होती हैं? धाराएं होती हैं। और संविधान में क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल है। इतना समझ गए होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं भैया? तो सीधा सीधा हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट
जो कि 2006 में पारित हुआ। फूड सेफ्टी यानी कि भोजन की सुरक्षा से संबंधित बनाया गया एक कानून, एक अधिनियम, और न सिर्फ केवल फूड की सेफ्टी के लिए बल्कि उस फूड के स्टैंडर्ड यानी कि मानक भी निर्धारित किए जाएंगे। मानकों के निर्धारण करने का क्या तात्पर्य है? मानक यानी कि स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड भी बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे तो हम अधिनियम को एक्सप्लेन कर दें और हम अधिनियम को ही समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मानक यानी कि जैसे कि मान के चलो आपने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाने का एक प्रोसेस है। उस खाने को कितनी देर बॉईल करना है, खाने को कितनी देर फ्राई करना है, खाने को कितनी देर किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है बनाने का। अगर उस तरीके को फॉलो नहीं करोगे आपने ज़्यादा, तो खाने को ज़्यादा फ्राई करना, ज़्यादा बॉईल करना, ज़्यादा तरीके या अलग तरीके से उसको बनाना, वो कहीं ना कहीं एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण कर सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जैसे दूध का पाश्चुरीकरण है ना, दूध का पाश्चराइजेशन करना है, ये दूध है आपका। अब इस दूध का आपको क्या करना है? पाश्चराइजेशन करना है, यानी कि दूध के अंदर जो बैक्टीरिया उनको खत्म करना है, नष्ट करना है, जिससे दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सके। उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना होगा ना। आप इस दूध को गर्म करो तो कितनी देर तक भाई? 1 घंटे तक नहीं, 4 मिनट तक नहीं, तो कितने टेम्परेचर, कितनी देर तक हम इसको गर्म करें कि हम इसका पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो है पूरा कर पाए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, है ना। तो उन स्टैंडर्ड को निर्धारित करने के लिए ही ये अधिनियम बनाए गए। ऐसे कई सारे खाद्य यानी कि जो प्रिजर्व किए गए फूड हैं, जो केमिकली उनको अपन संरक्षित कर रहे हैं, या हम उसको कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं, या हम डब्बा बंद भोजन में पैक करके बेच रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कुछ स्टैंडर्ड भी बनाए गए हैं, कुछ मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए इस अधिनियम का नाम है खाद्य सुरक्षा, यानी कि खाने की सुरक्षा और उस खाने के लिए बनाए गए मानक को निर्धारित करने वाला एक अधिनियम, जो कि 2006 में लाया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के लिए लाया गया ये अधिनियम 2006 में है। 2006 में लाए गए इस अधिनियम पर राष्ट्रपति महोदय ने 23 अगस्त को अपने साइन किए थे। उस समय राष्ट्रपति जी जो थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे आदर्श भारत के गौरव हैं, ठीक। अब साइन करने के बाद अगले ही दिन यानी कि 24 तारीख से ये अधिनियम क्या हो जाता है? संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। इतना समझ में आ गया? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट क्या है और इसके अंदर सेक्शन होती हैं, वो सेक्शन कितनी है? वो है 101। अभी एक एक करके सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक। इतना अगर समझ में आ गया तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में ये सारी चीजें आप सिनॉप्सिस वाइज अपनी कॉपी पे उतारते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। और उसके बाद अपन एक एक करके बात करते जाते हैं। तो ये है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, किताब की सबसे पहली फ्रंट कॉपी। तो फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड एक्ट है आपका, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 2006 में पारित किया गया था, 6 मई 2006 में लाया गया था। ये जो 2006 में लाया गया अधिनियम है, वो वर्ष 2006 के अंदर जनवरी से लेके अक्टूबर तक, जनवरी में हो सकता है 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को कोई एक अधिनियम पारित हुआ होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके ये जो पारित हुआ है वो राष्ट्रपति जी ने अपने को, यहाँ पे अभी डेट बताई गई थी, याद रखना आप, 23 तारीख को, 23 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन किए थे। तो राष्ट्रपति जी ने जब इसको साइन किए थे तब 2006 में ये 34वें नंबर का अधिनियम था। अगर ये पूछा जाए कि वर्ष 2006 में पारित हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कौन से नंबर का एक्ट है, तो 2006 में इसके पहले 33 अधिनियम और बनाए जा चुके थे, ये 34वें नंबर का है, यानी कि नंबर 34। ये 34 नंबर का क्या है? 34 नंबर का एक्ट है।
कब? जब 2006 में, अभी 2025 चल रही है भाई, तो इस 2025 में 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक कितने एक्ट बन चुके होंगे, आगे भी बनेंगे, तो एक एक साल के अंदर कितने एक्ट बनते हैं उनका भी कहीं ना कहीं क्या है, जानकारी रहती है। तो 2006 में ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो 34वें नंबर का है, 34वें नंबर का ये एक्ट है, ठीक है, जिस पर राष्ट्रपति जी ने साइन कब किए हैं, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा। तो 23 तारीख को राष्ट्रपति जी ने साइन किए हैं, और महीना कौन सा है, अगस्त, साल कौन सा है, 2006। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो मुख्य रूप से 34वें नंबर का एक्ट है, 34 नंबर का एक्ट है, जिसको 2006 में पारित किया गया है, और इसको राष्ट्रपति जी ने साइन की है 23 तारीख को। तो राष्ट्रपति जी ने 23 तारीख को साइन करने के बाद इस एक्ट के अंदर, 34वां नंबर जो एक्ट है ना, इस एक्ट के अंतर्गत हम देखें तो हमें पता चलेगा राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दी है 23 तारीख को, ये हम देख चुके। फिर भारत के राजपत्र में, राजपत्र के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो भारत का राजपत्र जो है, राजपत्र यानी कि गजट जो है भारत का, इस गजट के सेक्शन नंबर 2 में, यानी कि दूसरे नंबर के भाग के पहले नंबर के खंड यानी कि पार्ट में, और 40वें नंबर की संख्या, ये याद रखना। आप सोचोगे सर ये क्या है, मतलब इतना डीप में, इतना पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा? बिल्कुल पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा, कि अगर वो ये पूछ ले कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का कौन से नंबर का एक्ट है, तो अब बताएंगे 2006 का 34वें नंबर का, 34 नंबर का ये एक्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछे कि इसको कब लागू किया गया है, तो आप बताएंगे कि 24 अगस्त को, अगले ही दिन इसको लागू किया गया था, जब राष्ट्रपति ने साइन किए थे उसके अगले ही दिन इसको लागू कर दिया गया है। लागू किस में किया गया है? गजट में किया गया। गजट के कौन से भाग में? तो गजट के भाग नंबर 2, सेकंड नंबर के भाग में, यानी कि पार्ट में। खंड ब्लॉक या पार्ट बोल लो इसको, तो पहले नंबर के खंड में। और संख्या नंबर कौन सी है? तो संख्या नंबर है 40, याद रखेंगे संख्या नंबर। और इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को छांटिए, ऐसा आएगा, ठीक है। असत्य कथन को छांटिए इस प्रकार से आएगा, और एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसपे लिखा होगा भाग 2 खंड 1 संख्या 42, है ना। फिर उसके बाद लिखा होगा भाग 2 खंड 1 संख्या 43। फिर उसके बाद ये होगा भाग 2 खंड 1 संख्या 40। फिर उसके बाद होगा भाग 1 खंड 2 संख्या 40। तो इस तरीके से हमें फिर इनमें से कोई एक सही छांटना होगा, कौन से नंबर का भाग, कौन से नंबर खंड, कौन सी नंबर की संख्या। तो हम बताएंगे इसमें भाग नंबर 2 संख्या नंबर 40 और खंड नंबर 1, ठीक। फिर इस तरीके से ऑप्शन आएंगे तो हमें क्या करने पड़ेंगे, उधर टिक करना होगा, नहीं तो हमारी रेल बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। तो 23 तारीख को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी, यानी कि राष्ट्रपति जी ने इस पे क्या किए, हस्ताक्षर किए, साइन किए। साइन करने के बाद संख्या नंबर 40 में उसी खंड 1 के भाग 2 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, साइन करने के बाद 24 तारीख की डेट को मुकर्रर किया, और इसी दिन से वो क्या हो गया, संपूर्ण देश में लागू हो गया। इसी दिन से क्या हो गया, वो अधिनियम जो है, ये अधिनियम जो है वो संपूर्ण देश में लागू हो गया। अब याद रखेंगे भैया, ये इंपॉर्टेंट है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो कब लागू किया गया, 2006 में लागू किया गया, ठीक है। कब लागू किया 2006 में, तो 24 अगस्त को लागू किया, ठीक है। राष्ट्रपति ने साइन कब किए, तो 23 अगस्त, एक दिन पहले ही साइन किए, वो भी ठीक है। गजट में कब पारित किया, तो गजट में पारित उसी दिन किया गया जिस दिन ये लागू हुआ, या ये कहें जिस दिन पारित किया गया गजट में, उसी दिन से ये क्या है, लागू है। कब पारित किया, 24 अगस्त 2006 को, उसी दिन से, यानी कि 24 अगस्त 2006 से ही ये लागू है। कौन से खंड में, तो गजट के भाग 2 खंड 1 संख्या 40 में इसको क्या है, पारित किया गया, और उसी दिन से ये लागू है। अब इस अधिनियम के अंदर कुल कितने सेक्शन है, कभी बीच में मैं अनुच्छेद आर्टिकल बोल दूं तो आप समझ जाना मैं सेक्शन ही बोल रहा हूं।
है ना। इन सभी को अध्याय में डिवाइड किया गया है, यानी कि चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर मतलब अध्याय, है ना। अध्याय मतलब ये पहला अध्याय, इसके अंदर ये जानकारी, दूसरे में ये जानकारी, तीसरे में ये जानकारी, चौथे में वो जानकारी, ऐसे करके 12 क्या है चैप्टर हैं, 12 लेसन। अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश की किताब में 12 लेसन, है ना। ऐसे करके इस पूरी किताब के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर 12 क्या है चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। अलग अलग चैप्टर का अपना अपना अलग अलग नाम है। क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, हिंदी में पूछा जाएगा तो अध्याय कितने हैं, अध्याय हैं आपके 12। इन 12 अध्यायों में टोटल धाराएं कितनी हैं, सेक्शन कितने हैं, तो सेक्शन हैं आपके 101। बहुत बड़ा अधिनियम है, 101 सेक्शन है इसके अंदर। कितने हैं, 101, ठीक है। और साथ ही साथ 2 अनुसूचियां यानी कि 2 शेड्यूल भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। 2 अनुसूचियां यानी कि 2 शेड्यूल भी इसमें जोड़ी गई हैं। इतना समझ में आया कि ये जो अधिनियम है, इस पूरे अधिनियम में क्या है, 12 चैप्टर हैं, 12 भाग हैं। अब सोचो कि सर भाग तो ये 2 था। 2006 में लाया गया ये अधिनियम, जिस अधिनियम को पारित किया गया गजट में, गजट के भाग 2 खंड 1 संख्या 40 में 24 तारीख को इसे पारित किया था, उसी दिन से ये लागू है, ठीक। वो गजट का था। नीचे जो लिखे हैं वो इस एक्ट के भाग हैं। इस एक्ट में कुल कितने भाग हैं, अध्याय हैं, तो भैया इसके अंदर 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में टोटल कितने सेक्शन हैं, कितनी धाराएं हैं, तो 101 धाराएं हैं। और साथ ही साथ शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियां कितनी हैं, तो 2 अनुसूचियां हैं। अनुसूची क्या होती है, सेक्शन तो चलो बता ही दिया। अनुसूचियां इन अधिनियमों के अंदर पारित होने वाली कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से कुछ अन्य विविध जानकारी इसमें दे दी जाती है। कुछ मिसलिनियस इससे जुड़े हुए फैक्ट इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, ठीक। जैसे 2 अनुसूचियां हैं, तो पहली शेड्यूल के अंदर, पहली अनुसूची के अंदर अगर इन संपूर्ण भारत को इस अधिनियम के माध्यम से 5 जोन में डिवाइड किया गया है। कितने जोन में, 5 जोन में डिवाइड किया गया है। पहले जोन में अलग राज्य हैं, दूसरे जोन में अलग राज्य हैं, तीसरे जोन में आपका और हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। पेपर में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अधीन लागू की गई शेड्यूल के अंतर्गत कौन से जोन में है, तो जोन नंबर 3 में है। कितने में, जोन नंबर 3rd नंबर के जोन में पहली शेड्यूल जो है, इस पहली शेड्यूल के अंदर 5 क्या है, जोन है। 5 जोन में से 3rd जोन में आपका मध्य प्रदेश शामिल है। तो संपूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सहित 5 जोन में डिवाइडेशन है। और उसके बाद शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 में क्या है, तो भाई शेड्यूल नंबर 2 में ये है, शेड्यूल नंबर 2 में ये है कि वर्ष 2006 में आपने ये अधिनियम पारित किया, आपने ये एक्ट जो है इसको लागू किया है, लाए हैं, इसके आधार पे आपने आगे काम किया है, सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन 2006 के पहले 2005 में क्या था, 4 में क्या था, भारत की आज़ादी 1947 में हो चुकी थी और 1952 में पहली बार सरकार का गठन हो चुका था। 1952 से लेके 2005 तक फूड की सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही थी क्या, यह अधिनियम तो 6 में आया था। तो 2005 तक क्या था, तो आज़ादी के बाद, सरकार के गठन होने के बाद से लेके 2005 तक जो भी आदेश पारित किए गए थे, जो भी छोटे मोटे अधिनियम पारित किए गए थे, जो भी सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी इस फूड की सेफ्टी से रिलेटेड, है ना, ध्यान रखना, इस फूड की सेफ्टी से रिलेटेड, फूड की सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड वर्ष 2006 के पहले जो कुछ भी चीजें इसमें लागू की गई थी वो शेड्यूल नंबर 2 में रख दी गई हैं। आपको याद रख लेनी है कि निम्नलिखित में फूड की सेफ्टी के रिलेटेड कौन कौन सी सारी चीजें कब कब कहाँ लागू की गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पे एक एक करके और फिर बता देते हैं। ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है, राष्ट्रपति जी के साइन जो है 23 तारीख को हुए थे। 23 अगस्त को होने के बाद इसको अगले दिन गजट में पारित किया गया। गजट में पारित होने के बाद उसी दिन से इसको लागू कर दिया गया है।
लागू होने के बाद पता चला इसमें 12 सेक्शन हैं, 12 सेक्शन नहीं सॉरी चैप्टर हैं, 12 चैप्टर यानी 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन हैं, टोटल 101 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं यानी कि अनुसूचियां हैं। अब ये है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि ये अधिनियम जो है भाई लाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाए हैं, फूड सेफ्टी के लिए लाए हैं। तो पेपर में इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और विधियों को समेकित करना यानी कि उनको एकीकृत करना, इंटीग्रल करना, समझना समझाना, एक स्थान पर लाना। फूड से संबंधित जो भी विधियां हैं, जो भी प्रोसेस हैं काम को करने के लिए, स्टैंडर्ड वगैरह हैं, वो उन सबको एक जगह पर लाना और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों का अधिकथित करना यानी कि उनका निर्माण करना, स्टैंडर्ड जो है वो लागू करना। तो उन सब को एक जगह पे लाना, अलग अलग पता चले कि ये अलग संस्था है, वो खाने के लिए अलग एक प्रोसेस कर रही है, एक अलग मानक निर्धारित कर रही है, ये अलग स्टैंडर्ड बना रही है, वो अलग बना रही है, ये अलग बना रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर अधिनियम का क्या मतलब, तो ये अधिनियम जो है वो सभी चीज़ों को क्या करता है, एकीकृत करता है, समेकित करता है, जोड़ता है और उसके आधार पर स्टैंडर्ड बनाता है जो सभी जगह पूरे भारत में इस अधिनियम के माध्यम से लागू होते हैं। और उनका विनिर्माण यानी कि आप कोई भी खाना बनाते हैं, फूड जो भी आप मार्केट में बेच रहे हैं, चिप्स खाते हो ना आप, हैं फ्रूटी वगैरह पीते हो ना आप, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि इनको ऐसा बनाना है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में विनिर्माण यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे कहीं भी आपका विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जरा मैन्युफैक्चर, ठीक है। साथ ही साथ भंडारण यानी कि उसका स्टोरेज, आप कोल्ड स्टोर में उसको रखेंगे तो उसके भी अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, कैसे रखेंगे, कब तक रखेंगे, क्या प्रोसेस होगी रखने की, कितना टेम्परेचर होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उनका मैन्युफैक्चर करना, उनका स्टोरेज करना, उनका क्या करना, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आपको मार्केट में निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन सब के प्रोसेस होंगे। और साथ ही साथ विक्रय करना यानी कि सेलिंग करना, सेल करना। अब अल्टीमेटली क्या चीज़ें बेची रहे हैं ना, तो दूध को आप क्या कर रहे हैं, भैंस से निकाल रहे हैं, तो एक मानवीय तरीका होना चाहिए ना यार भाई, तो भैंस भी तो जीव है, उसके लिए भी तो अपने को ध्यान रखना है। फिर दूध निकालने के बाद उसको स्टोरेज करना, ऐसे स्टोरेज करना कि दूध में बैक्टीरिया ना पैदा हो जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो जाए, ठीक है। उनका डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई किसी प्रकार का केमिकल ना मिल जाए उसमें, ठीक है। और उसका सेल ऐसे करना है कि भैया एक एक्सपायरी डेट के बाद भी सेल ना हो रहा हो। इन बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। आयात यानी कि हमको क्या करना है, इंपोर्ट यानी कि हमें दूसरे देश से जो चीज़ें खरीदते हैं, हम भैया दूसरे देश में बेच रहे हैं तो वो चेक कर ले, लेकिन दूसरा देश हमारे यहाँ पे कोई खाने वाने की चीज़ें, भोजन से संबंधित कोई चीज़ें, रॉ मटेरियल ही सही, मछली ही सही, जब वो यहाँ पे इंपोर्ट करता है, बेचता है, हम खरीदते हैं, तो उसकी भी ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत जाँच की जाती है और उसमें भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना होता है। विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। ये पूरा काम इस अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा। तो अब अधिनियम कैसे करेगा भैया, अधिनियम तो कानून किताब में बंद है, किताब 4-5 किताब के नीचे दबी है। अब तो इस अधिनियम के माध्यम से एक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई गई है। एक अथॉरिटी, एक संस्था बनाई गई है जिसे आप प्यार से फसाई बोल देते हैं, FSSAI। हालांकि ऐसा नहीं बोलना है आपको, आगे से कभी भी आप FSSAI ही बोलेंगे, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड की जांच करेगी। जांच करने के लिए, इन सब कामों की जांच करने के लिए उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी स्टोरेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके सेलिंग, उनके इंपोर्ट जो हो रहे हैं, उन सब पर जांच करने के लिए FSSAI इस अधिनियम के तहत उसकी स्थापना की जाएगी। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद
खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए और उनसे संबंधित तथा अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया है। यानी कि अधिनियम एक्ट इसलिए लाया गया है कि किसी भी प्रकार की फूड की जांच, एक एक शब्द याद रखना है भाई, है ना, एक एक शब्द याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत गणराज्य के, यानी कि भारत जो है वो कब हुआ था अपना रिपब्लिक ऑफ इंडिया? 26 जनवरी को हुआ था ना, याद तो होगा ना, 26 जनवरी को अपन रिपब्लिक हुए थे, यानी गणतंत्र हुए थे, और 15 अगस्त को अपन आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। तो 26 जनवरी को जब हम आजाद हुए हैं तो 26 जनवरी आजादी के आजादी नहीं, रिपब्लिक के 57वें वर्ष, यानी कि आप 26 जनवरी 1950 से जोड़ेंगे तो 50 को भी जोड़ेंगे ना, 26 जनवरी 1950 से 51, 52, 53, 54 ऐसा करके 57वें वर्ष, यानी कि 57वें ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, 57वें ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के समय इसको पारित किया गया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कौन से वर्ष में पारित किया गया है, तो आप बताएंगे 57वें, 57वें। और ये क्या है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उसका क्या है, ये कच्चा चिट्ठा जो है, जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, उसकी प्रस्तावना है, उसका इंट्रोडक्शन है कि इसलिए उसको लाया गया है। ये उसका उद्देश्य भी मान सकते हैं कि भैया भोजन के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके विक्रय यानी कि सेलिंग और उसके इंपोर्ट करने और उसके लिए एक अलग से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाने के लिए, इन सब कामों की देखरेख करने के लिए ही ये एक्ट यानी कि अधिनियम लाया गया है। और ये अधिनियम जब लाया गया है तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 57वें वर्ष में, ईयर में लाया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अगली स्लाइड पे। जैसा मैंने बताया कि भैया इसमें कितने हैं अध्याय, कितने हैं, 12 हैं। तो चैप्टर वाइज हम स्टडी कर लेते हैं, बाकी का एक एक चैप्टर जो है हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज स्टडी हम कर रहे हैं। चैप्टर वाइज स्टडी में हम ये देख रहे हैं कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रारंभिक नाम है, प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी। ये उसका नाम हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको अपने हिसाब से नोट्स बना लेने हैं। तो पहला अध्याय चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुल कितने सेक्शन हैं, तो आप बताना। टोटल 3 सेक्शन है, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 सेक्शन इसके अंदर शामिल हैं। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इनका नाम, भारत शासन जो है, भारत के अंतर्गत इसको क्या नाम दिया जाएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कहाँ कहाँ लागू होगा, कब से लागू होगा, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान होंगे, कौन कौन सी इसके अंदर परिभाषाएं होंगी, डेफिनेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी के अंतर्गत 1 से लेकर 3 धारा के अंदर शामिल है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है केवल धारा नंबर 3, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेक्शन नंबर 3 बहुत बड़ी भी है। सेक्शन नंबर 3 के सब क्लॉज 1 के ABCD ऐसे बहुत सारी चलेंगी। परेशान हो जाओगे कि सर ये कितना याद करना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी यूनिट भी है, इसलिए आपके अंदर अभी एनर्जी ज़्यादा होगी ना पढ़ने की कि सर आग लगा देंगे, बस आप तो बता दो क्या पढ़ना है, रगड़ देंगे। तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंदी टॉपिक है, अपन उनको पहले कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपका फोकस इधर शिफ्ट हो जाए और इनको आप रगड़ दो। यहाँ से क्वेश्चन ये मानकर चलो इस यूनिट में जो 10 यूनिट में अगर 10 क्वेश्चन भी पूछेगा तो 10 के 10 बन जाएंगे। यहाँ से 10 क्या पूरा पेपर, यहाँ से 100 क्वेश्चन पेपर जो है ना, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो दूसरे नंबर का जो चैप्टर है, उस दूसरे नंबर के चैप्टर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी बात की गई, जो अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके प्रारंभ मतलब इसकी जो अभी इसके पहले की जो PPT थी उसमें देखा था FSSAI
FSSAI की स्थापना की बात की गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत। तो जो अधिनियम के अंतर्गत स्थापना की बात हो रही है, वो बात जिस अधिनियम के अंतर्गत हो रही है, जिसकी हो रही है, वो यही है ना। यानी कि सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक। अब मुझे बताओ कि टोटल कितने हैं भैया। सेक्शन नंबर 4 से लेके 17 तक टोटल कितने सेक्शन हुए, तो आप गिनोगे 4 5, अरे सॉरी 17 में से 3 घटा दो ना, 3 इधर से, तो टोटल कितने बचेंगे 14। ऐसे भी पेपर में आएगा कि सेक्शन नंबर मतलब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि चैप्टर नंबर 2 में, अध्याय नंबर 2 में, यहाँ पे अध्याप हो गया है, अध्याय है, अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत, अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत कुल कितने सेक्शन हैं, तो अपन बताएंगे 14। पेपर में ये पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो आप बताएंगे 4 से लेके 17 तक। पूछा जाए इसमें क्या प्रावधान है, क्या इसके अंदर बताया गया है, तो आप बताएंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि FSSAI के बारे में बातें की गई हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसके कार्य क्या होंगे, ये बहुत सारी बातें इसके अंदर 4 से लेके 17 तक बताई गई हैं। टोटल 14 सेक्शन, ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 17 तक। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला नंबर जो है वो है अध्याय नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और ये जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो किससे संबंधित हैं, वो संबंधित हैं फूड सेफ्टी से। हिंदी में अगर बात करें तो ये कहलाता है खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत, यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। और इसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर है 18, यानी कि धारा नंबर 18, धारा 18, ठीक है। एक सीक्वेंस भी बन रही है, धारा 18, जो जनरल प्रिंसिपल्स को निर्धारित करता है फूड सेफ्टी के संबंध में, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय नंबर 4, जो कि खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध की बात करता है। उपबंध यानी कि प्रोविजंस की बात करता है, जनरल प्रोविजंस ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है, चाहे वो पैकेट बंद भोजन हो जिसमें चिप्स हैं या बिस्किट्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई भी है, ठीक है। तो उन खाद्य पदार्थों के बारे में क्या क्या उपबंध किए जाएंगे, क्या क्या प्रोविजंस किए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। और जो जानकारी है वो सेक्शन नंबर 19 से लेके 24 तक है, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि टोटल कितनी सेक्शन हुई, सेक्शन हुई टोटल 6, यानी कि 6 सेक्शन के अंतर्गत केवल और केवल फूड सेफ्टी से जुड़े हुए प्रोविजंस बताए गए हैं। कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से धारा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें कल सारी चीजें याद भी चाहिए हैं आप लोगों से, ये एक होमवर्क के तौर पे भी चीजें रहेंगी। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो पुराने लेक्चर के बारे में जानकारी आपसे मांगूंगा जरूर, और आप बताएंगे भी, ठीक है। अब है अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 में आयात से संबंधित उपबंध, यानी कि यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किससे संबंधित हैं, वो संबंधित है हम जो भी चीज विदेश से इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, यानी कि जो भी हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, बाहर का मतलब दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं, विदेश से सामान खरीद रहे हैं। अब जो दूसरे देश से सामान खरीदा जाता है उसके लिए सेक्शन नंबर 25, है ना, केवल सेक्शन नंबर 25 ये बताती है कि अगर हम विदेश से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं, उपबंध जो हैं, वो सेक्शन नंबर 25 और जो चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत दिया है। इसके बाद है अध्याय नंबर 6, जो कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दायित्व, यानी कि स्पेशल फूड सेफ्टी से जुड़े हुए स्पेशल एक विशेष प्रकार के दायित्वों को निर्धारित करता है। और ये दायित्व जो हैं वो संबंधित हैं आपके सेक्शन नंबर 26, 27, 28, यानी कि टोटल 3 सेक्शन हैं जो स्पेशल दायित्वों को, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार के दायित्व यानी कि जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पे
तय कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किससे संबंधित हैं, वो फूड की सेफ्टी से ही हैं। यानी कि सारे के सारे जो यहाँ पे कार्यक्रम हम देख रहे हैं वो फूड की सेफ्टी से ही संबंधित है। फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, है ना। तो ये सारे के सारे चैप्टर वाइज चैप्टर हम याद कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर में कितनी सेक्शन है और वो चैप्टर जो है किससे संबंधित है। जैसे चैप्टर नंबर 7 जो है, अध्याय नंबर 7 जो है वो अधिनियमित करता है किसके, प्रवर्तन का, है ना, जिसमें 29 से लेके 42 तक यानी कि 29 से लेके 42 तक के सारे सेक्शन इस अधिनियम में प्रवर्तन से संबंधित हैं, एनफोर्समेंट से संबंधित हैं, है ना, एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम में एनफोर्समेंट और हिंदी मीडियम में प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब किसी भी चीज के लागू करवाने से संबंधित है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 8 में खाद्य विश्लेषण यानी कि फूड एनालिसिस, फूड के एनालिसिस से संबंधित अगर पूछा जाए, खाद्य के विश्लेषण से संबंधित, फूड के एनालिसिस से संबंधित कौन सा चैप्टर संबंधित है, कौन सा अध्याय संबंधित है जो खाद्य के विश्लेषण से संबंधित है, तो आप बताएंगे अध्याय 8। अगर ये पूछा जाए कि इस अध्याय के अंदर, अध्याय 8 के अंदर कुल कितनी धाराएं हैं, तो 43 से लेके 47 तक कौन कौन सी, 43, 44, 45, 46, 47 यानी कि 5 धाराएं, है ना। कितनी, 5 धाराएं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 5 हैं। ये 5 सेक्शन जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फूड के यानी कि भोजन के विश्लेषण की, यानी कि फूड के एनालिसिस की। ठीक है, अब कौन सा किस प्रकार की बात कर रहा है वो हम इस अध्याय पे आएंगे तब देखेंगे। अगली बात करें अध्याय नंबर 9, यानी कि ये बात करता है अपराध की और शास्तियों की। शास्ति यानी कि जो भी ऑफेंस हैं, जो भी पावर्स हैं, सॉरी शास्ति नहीं है, शक्तियां हैं, यानी कि जो भी इसके संबंध में अपराध किए जा सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से यदि ऐसा किया जाता है तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। जैसे कोई मिलावट की जा रही है, गलत लेवल की जाती है, गलत ब्रांडिंग की जाती है, ऐसे कई प्रकार के अपराध हैं यहाँ पे जो बताए जाएंगे। और उनके लिए इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या पावर, क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, वो सारी बातें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको ये सारे सारे चैप्टर के नाम और चैप्टर के नाम जो हैं उनके अंदर कौन कौन से सेक्शन और कितने सेक्शन दिए हैं, ये सारे आपको आज सबसे पहले क्या कर लेने, याद कर लेने हैं। ठीक, जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, और जब अपन मैराथन क्लास कराएंगे तो अपन मैराथन क्लास में यही सारी चीजें आपसे बार बार पूछेंगे और आपको हर बार क्या करना है, सही जवाब देना है। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 यानी कि अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 में क्या है, न्याय निर्णयन और खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण, है ना। ये क्या है, खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण। अधिकरण यानी कि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल की भी बात की गई है ना। 21 की बात की गई है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ऐसे ट्रिब्यूनल की बात की गई है, न्यायाधिकरण की, अधिकरण की बात की गई जो इन मुद्दों पर क्या करेगा, निर्णय लेगा, क्या देगा, अपने डिसीजंस देगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे न्याय निर्णय लेने के लिए एक अधिकरण की स्थापना भी करनी है, और वो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की स्थापना सेक्शन नंबर 68 से लेके 80 के बीच में है। ठीक, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको याद करने वाले हैं कि अधिकरण जो है उसका वर्णन कौन से सेक्शन में है, तो भैया सेक्शन 68 से लेके 80 तक है। ठीक है, इसकी वाले में जो चर्चा है वो कौन से नंबर के चैप्टर में है, तो चैप्टर नंबर 10 में है। ठीक, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपके वित्त, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट की बात करता है। यानी कि अगर हम इस फूड सेफ्टी के लिए एक प्राधिकरण बना रहे हैं, एक अथॉरिटी बना रहे हैं, एक न्यायाधिकरण बना रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, तो इन सबको काम करने के लिए पैसा लगेगा ना। तो सरकार इनको पैसा देगी, जब पैसे देगी तो उस फाइनेंस का अकाउंटिंग करना, ऑडिट करना और उन सब चीज़ों के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देना, तो उन सब के संबंध में चैप्टर नंबर जो 11 है वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है भाई, 11 रुपए का आपने प्रसाद चढ़ा दिया, तो अगर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया तो ऊपर वाला आपके इस प्रसाद से खुश होकर वो आपको कोई ना कोई प्रतिफल देगा। तो किस आधार पर दिया उसने, जो पैसा आपने चढ़ाया, तो पैसों की बात 11 नंबर पे हो रही है। ये ट्रिक बनाना है, 11 नंबर पे
पैसों की बात हो रही है, इन 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, है ना। इस तरीके से ट्रिक से अपने को याद हो जाएगा। तो फाइनेंस यानी कि पैसों से संबंधित बात, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट की बात, सारी चीजें रिपोर्ट संबंधी बात जो है वो 81 से लेके 84 तक टोटल 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन के अंदर ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4 ही बातें हैं, 4 सेक्शन हैं। प्रकीर्ण यानी कि इससे संबंधित जो मिसलिनियस फैक्ट होंगे, मिसलिनियस बातें होंगी कि इस संबंध में कोई अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो होगा वो इस संबंध में कोई काम कर रहा होगा, तो कभी कभी काम करते समय सरकार के पद का जो उपयोग करता है उससे कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो उस संबंध में इस खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, इस ट्रिब्यूनल का, उस प्राधिकरण का, इन सब का संरक्षण करने के संबंध में कुछ मिसलिनियस प्रावधान भी जो हैं वो इसमें किए गए हैं, जो 85 से लेके 101 लास्ट तक जाते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 101 क्या है, 101 सेक्शन है और चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर हैं 12, है ना। कोई भी इस भारत में अधिनियम बनाया गया होगा अभी तक, उन सभी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर होता है उसका नाम प्रारंभिकी होता है, ठीक है, प्रारंभिकी, ठीक है। तो प्रारंभिक होता है पहला नाम, और दूसरा जो लास्ट वाला होता है वो जो भी होगा, इसमें 12 नंबर का है, किसी में 6वें नंबर का होगा, किसी में 10वें नंबर का होगा, किसी में किसी भी नंबर का होगा, तो जो लास्ट नंबर का चैप्टर होगा वो हमेशा प्रकीर्ण नाम से, मिसलिनियस नाम से ही होता है, ठीक है, जिसमें नियम विनियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होती है ये बातें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। हर एक अधिनियम के अंदर ये दो चीजें कॉमन होती हैं, पहला प्रारंभिक वाला और लास्ट वाला प्रकीर्ण यानी कि मिसलिनियस वाला, ठीक है। तो इसमें भी वही वाली बात है। अब इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 12 हैं। टोटल सेक्शन कितने, 101 है। शेड्यूल कितनी है, तो 2 हैं। अब शेड्यूल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 शेड्यूल है। कौन कौन से शेड्यूल हैं, पहली जो शेड्यूल है यानी कि पहली जो अनुसूची है वो संपूर्ण भारत को 5 जोन में डिवाइड कर देती है। कितने जोन में डिवाइड कर रही है, 5 जोन में। मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें मध्य प्रदेश कौन से जोन में है, अभी ये बताया था मैंने, ध्यान करो। मध्य प्रदेश 5वें नंबर के जोन में मौजूद है, सॉरी 3रे नंबर के जोन में मौजूद है, टोटल 5 है। और दूसरे नंबर का जो सेक्शन है वो 2006 के पहले, ये अधिनियम जो आया है उस 2006 के पहले के जो विविध प्रावधान है वो सब इसमें क्या कर दिए गए हैं, शामिल कर दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 जो है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जैसे मैंने बताया 5 जोन है। अब आपको सारे जोन याद नहीं करने, बस 3रे नंबर का जोन जो है वो याद रहे आपको, यही बहुत है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है। अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश जो है वो कौन से जोन में है, तो 3रे जोन में है। निम्नलिखित में से 3रे जोन में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, तो इस तरीके से याद रखना है। और मध्य प्रदेश तो है ही सही, ठीक है, कि मध्य प्रदेश कौन से जोन में है, या मध्य पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। तो हमें ये क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और अगर सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड, है ना। तो ये चौथे और 5वें जोन है। 5वें जोन में सारे के सारे क्या हैं आपके, कौन से हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वो सारे द्वीप समूह यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और जो दूसरी शेड्यूल है उसके अंतर्गत क्या दिया है, उसके अंदर दिए गए हैं अभी 2006 के पहले जितने भी अधिनियम लाए गए होंगे, जितने भी कानून लाए गए होंगे, जितनी भी आदेश पारित किए गए होंगे, वो सारी की सारी जानकारी इस 2006 के पहले हुई है वो 2nd नंबर के शेड्यूल में मिल जाएगी। जैसे खाद्य अपमिश्रण यानी कि मिलावट, किसी भी खाने की चीज के अंदर कोई भी ऐसी बेकार सी चीज मिला दी जाए, जैसे दूध के अंदर यूरिया मिला दी जाए, अरारोट मिला दी जाए, ऐसी कोई भी चीज मिला दी जाए जिससे दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो जाए, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे हम बीमार हो सकें, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को अपमिश्रण कहते हैं, है ना। तो उसको मिलाने के लिए निवारण अधिनियम जो कि 1954 में ही लाया गया, अब वो अधिनियम जो है इसी 2006 में लाए गए अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करेगा। अब इस अधिनियम के अंदर जो भी शक्तियां थी वो इस 2006 वाले अधिनियम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर शामिल होंगी, है ना।
तो 2006 के पहले जो जो काम किए गए वो सारे अधिकार इसको मिल जाएंगे अपने आप। ठीक है। फल उत्पाद आदेश जो 1955 में लाया गया था। मांस खाद्य उत्पाद आदेश जो 1973 में लाया गया था। ठीक है। फिर वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश लाया गया था 1947 में। फिर खाद्य तेल पैकेजिंग विनिमय यानी कि रेगुलेशन आदेश लाया गया था 1998 में। अब आप सोच रहे हो सर इसका इंग्लिश कहाँ है, तो इंग्लिश अगले पेज पे है, दोनों एक साथ नहीं आ रहे थे इसलिए इंग्लिश वाला अगले पेज पे है। फिर विलायक निष्कर्षित तेल वितौलीय विचूर्ण और खाद्य आटा नियंत्रण आदेश 1967। ये सारी चीजें अपने को नोट करनी। वैसे तो आपको पीपीटी भी मिलेगी बट इसको नोट जरूर करें, नोट करेंगे तो दिमाग में बैठेगी, है ना। फिर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995। ठीक है। और उसके बाद इससे संबंधित अन्य जो कोई भी आदेश हैं वो सारे के सारे इसी 2006 के अधिनियम की जो अनुसूची नंबर 2 है, शेड्यूल नंबर 2 है, उसके अंदर क्या है, समाहित है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एक जो लेक्चर है पहला वाला फूड सेफ्टी से रिलेटेड वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है और उनको याद कर लेनी है। मैं हट जाता हूँ साइड में जिससे क्या है कि आप इसको आसानी से नोट कर पाएँ। ठीक है। तो ये आपका पहला लेक्चर था फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उसके एक्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब एक एक एक्ट के अंदर एक एक विश्लेषण, एक एक धारा को, सेक्शन को, उसके डिवाइडेशन, उसके पार्ट को, सब सेक्शन को, सबको अच्छे से पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इस पूरे एक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। चलिए, जय हिंद।